मुझे लगता है कि हम एक साथ जुड़ चुके हैं। आज जो भी साथ में आ रहा है शायद लाइव दिखता, थोड़ा कमेंट वगैरह करिएगा। दोस्तों, आज 5 मई है और कार्ल मार्क्स की 202वीं जयंती है, जन्मदिन है। और इस मौके पे हम आज आपसे मिलने आ रहे हैं, लाइव आ रहे हैं। कल हमने बताया था और आप सभी को कार्ल मार्क्स के इस जन्मदिन के अवसर पे अभी सभी को शुभकामनाएं। कार्ल मार्क्स को क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए हम आज के लाइव के कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। कुछ लोग जुड़ते दिख रहे हैं। सभी को लाल सलाम, क्रांतिकारक अभिवादन। कार्ल मार्क्स के जयंती के अवसर पे उसका जो एक फेमस सेंटेंस है, वो कार्ल मार्क्स ने हमेशा कहा है कि ये दुनिया कैसे बनी है और ये दुनिया किस प्रकार की उसकी मौजूदा परिस्थिति है, इसके बारे में कई सारे लोगों ने उसका विश्लेषण किया है। उसके बारे में कई सारे लोगों ने बताया है, लिखा है। लेकिन हम ये लिखने वाले हैं या बताने वाले हैं या ढूंढने वाले हैं कि ये दुनिया सिर्फ बनी कैसे नहीं, ये दुनिया बदलनी कैसे है, कैसे बदली जाए। तो ये जो मौजूदा परिस्थिति है, अन्याय के ऊपर आधारित ये जो मौजूदा व्यवस्था है, इसको बदलने के लिए इस दुनिया का विश्लेषण करना, मौजूदा परिस्थिति का विश्लेषण करना, ये जो विचार हमें बताता है उसको मार्क्सवाद कहते हैं, जो असली में एक मानवतावाद है। और उस विचार को जिसने लिखित रूप में पहली बार हमारे सामने पेश किया वैज्ञानिक रूप से, उसको कार्ल मार्क्स के रूप से हम लोग जानते हैं। मुझे लगता है मेरी आवाज साफ साफ आती होगी। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके मैं आपके सामने आ रहा हूं। गए कुछ दिनों से लगातार इस विषय के ऊपर हम सब लोग जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। हम लोग कार्यकर्ता लोग हैं, खास करके वाम पार्टियों के कार्यकर्ता और कई सारे प्रगतिशील जनवादी संगठनों के कार्यकर्ता। ये सब लोग जो डेली वेज अर्नर्स है, दिहाड़ी मजदूर है, जो माइग्रेंट वर्कर्स है, प्रवासी मजदूर है, इनको लेके लगातार काम कर रहे हैं। मैं मुंबई और आसपास के एरिया में कई सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूं, उनके साथ में जुड़ा हुआ हूं। उसके बारे में मैं कुछ अपने अनुभव शेयर करूंगा। प्रवासी मजदूरों के विषय को लेके मैं आपके साथ में जुड़ रहा हूं। दोस्तों, मुंबई हो या दिल्ली हो या हैदराबाद हो या एर्नाकुलम जैसा बड़ा शहर हो, कोई भी बड़ा जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है देश का, बड़ा से बड़ा शहर, इसमें अलग अलग राज्यों से, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, अलग अलग राज्यों से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वगैरह जैसे कई सारे राज्यों से, मैं मुंबई के बारे में बात करूंगा कि मुंबई जिसको सपनों की नगरी कहा जाता है, अपने सपनों को अंजाम देने के लिए कई सारे लोग हजारों किलोमीटर दूर चलकर यहाँ पे आते हैं। और इधर आने के बाद किस प्रकार की उनको ट्रीटमेंट मिल रही है, इसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन मुंबई शहर ये सबका शहर है, ये मेहनतकश जनता का शहर है। मेहनतकश जनता को आज भी ये अपना लगता है और मुंबई सबका स्वागत करती है। तो इस मुंबई से जो आसपास के जो एरियाज है, वहां से कुछ स्थितियों के बारे में आपके साथ में बात करना चाहूंगा। शुरुआत करते हैं प्रवासी मजदूरों के बारे में। एक स्टेटमेंट आया था केंद्र सरकार द्वारा, कहा गया कि लॉकडाउन में जो अटके पड़े मजदूर हैं, उनको हम लोग उनके घरों में पहुंचाने के लिए, चाहे वो ट्रेन हो या बसें हो या अलग अलग प्रकार के उनके खुद के निजी साधन हो, तो उसको हम लोग अनुमति दे रहे हैं। और इस प्रकार से लॉकडाउन के 40वें दिन
याद रखिएगा, गौर फरमाइएगा, 40वें दिन 22 अप्रैल को लॉकडाउन, 22 मार्च को, माफ करिएगा, 22 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ देश में, और 2 मई को अचानक से एक आध टीवी न्यूज चैनल पे छाने लगे कि भाई जो प्रवासी मजदूर है इनको अपने अपने घरों में पहुंचाने की मेहरबानी कर रही है, इन्वर्टेड में मेहरबानी कर रही है केंद्र की सरकार। हम देख सकते हैं मुंबई में हमने ये जो राज्य सरकार है या केंद्र की भी सरकारें हैं, न्यायपालिका है, इनके सामने इस विषय को लेके गए थे। प्रवासी मजदूरों की हालत बहुत खस्ता है। प्रवासी मजदूर जिसको हम लोग माइग्रेंट वर्कर्स कहते हैं, केरल जैसे राज्य में उनको एक बहुत ही सुंदर नाम उनको दिया गया है। इनको गेस्ट वर्कर को वहां पे कहा जाता है, मेहमान मजदूर है। वो सिर्फ मजदूर नहीं है, वो मेहमान भी है, तो हम इन्हें मेहमान मजदूर कह सकते हैं। तो इन मेहमान मजदूरों की, प्रवासी मजदूरों की जो स्थिति मुंबई शहर में थी वो इस लॉकडाउन के चलते बहुत ही गंभीर हो चुकी थी। ये सभी के सभी लोग हर दिन काम करेंगे तभी जाके अपना पेट पाल सकते हैं, अन्यथा वह अपना पेट, सिर्फ ना अपना, अपने परिवारजनों का भी पेट नहीं पाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहली मांग उठी थी कि जब लॉकडाउन हो जाएगा तब इनको खाने का जो इंतजाम है, उनको जो इज्जत से जीने के लिए जो सुविधा चाहिए वो कौन मुहैया कराएगा, वो कौन देगा। तो हमने जब इसके बारे में जब काम करना, हमारे सभी साथियों, कई सारे अलग अलग संगठन, इसके सैकड़ों संगठन इसमें उतरे हैं, उन सभी साथियों को यह महसूस हुआ कि अनाज जो है वो खास करके रेशनिंग, ये जो पीडीएस है उसके माध्यम, लेकिन ये जो प्रवासी मजदूर होते हैं वो भारत के नागरिक ही है। मोदी जी जरा ध्यान से सुनिएगा, ये भारत के नागरिक ही है, लेकिन वो अपना जो रेशन कार्ड होता है वो गांव में छोड़ के आते हैं ताकि उनके जो बूढ़े माता पिता है या जो भाई है या जो उनकी शायद पत्नी है या पति है, जो भी गांव में लोग रह रहे हैं, बच्चे हैं, इन सभी को वो लोग अनाज जो वहां पे मिलने वाला है वो वहां पे मिले। इसके लिए बहुत सारे जो प्रवासी मजदूर है अपना नहीं है, तो ऐसे मजदूरों के लाने के दाने पड़ गए। इनको अनाज के वजह से दर दर की ठोकरें खानी शुरू हो गई। कई सारे एनजीओ, कई सारे वामपंथी संगठन, पार्टियां, अपने संगठन के जो भी लोग थे के माध्यम से वगैरह, इन्होंने शुरुआती दौर में कुछ अनाज इकट्ठा किया, उनको दिया, लेकिन हम लोग बहुत ही, हमारी जो कोशिश है वो बहुत ही कम पड़ने लगी। करोड़ों की संख्या में ये मजदूर थे। तो ऐसे मामले में सरकार ने जो स्कीम निकाली थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये जो स्कीम निकाली थी, उसको अगर हम लोग गौर फरमाते हैं तो वो जो स्कीम थी, वो जिस दिन ये स्कीम लागू कर दी गई या डिक्लेयर कर दी गई, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने ये जिस दिन ये स्कीम डिक्लेयर कर दी कि दिल्ली के अशोक विहार में 15 से 16 हजार के तादाद में मजदूर सड़क पे उतरे हैं और अपने अपने घर के तरफ पैदल चलना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, इसका मतलब यह होता है कि ये इन मजदूरों को तुरंत पता चल गया कि ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है वो एक जुमला है, ये ढकोसला है, इससे हमारे हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। उदाहरण के तौर पे मैं कुछ चीजों को इसके बारे में कहना चाहता, ज्यादा समय इसके ऊपर नहीं गवाऊंगा, लेकिन जरा ध्यान से सुनिएगा। हम कार्यकर्ता लोग किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, ये सभी आप भी इसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ये जो गरीब कल्याण योजना आई है उसमें राशन कार्ड के ऊपर राशन मिलने वाला है, लेकिन जो व्यक्ति अभी मुंबई में है या दिल्ली में है या एर्नाकुलम में है या कोई भी बड़े शहर में है लेकिन कार्ड नहीं है, उसे राशन नहीं मिल सकता है। राशन कार्ड के कई सारे प्रकार होते हैं, जिसमें अंत्योदय योजना और प्राधान्य क्रम, जिसको प्रायोरिटी हाउस होल्ड कहते हैं, पीएचएच कहते हैं, इन दोनों के लिए ही आज की तारीख में पीडीएस के माध्यम से राशनिंग के ऊपर, रेशन के ऊपर अनाज मिलता है। बाकी जो भी राशन कार्ड है वो बस नाम के लिए रह चुके हैं। तो ऐसे में बहुत सारे मजदूर जिनका गांव में राशन कार्ड है, जो अंत्योदय योजना के अंतर्गत आते हैं या पीएचएच के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उनके हाथ में राशन कार्ड न होने की वजह से वो अनाज उनको नहीं मिल रहा था। तो ऐसे मजदूरों को
हमने मांग की, सरकार ने, खास करके महाराष्ट्र सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए। उन्होंने इनको अनाज देने के लिए कुछ एनजीओ को साथ में लिया, कुछ संस्थाओं को साथ में लिया, कुछ संगठनों को साथ में लिया। जहां जहां पे महानगर पालिका है या जहां पे भी अलग अलग प्रकार के नगर निगम है, इन सभी के माध्यम से जो जो मजदूर अटके पड़े हैं उनको फूड पैकेट के माध्यम से उनको पास खाना पहुंचाना शुरू कर दिया। इस बात के ऊपर ध्यान से गौर फरमाइएगा, उनको खाना हमने इसके लिए दिया था कि उनके पास अनाज खरीदने के लिए पैसा नहीं था। मजदूर जो होता है, मेहनत कश जनता का जो भी कोई भी प्रकार का हिस्सा होता है, चाहे वो किसान हो, खेत मजदूर हो या मजदूर हो या कोई भी प्रकार का मेहनत कश जनता जो होती है, वो मेहनत कश जनता मेहनत करके स्वाभिमान की रोटी खाने में दिलचस्पी रखती है। अपने गरीबी का इजहार करने में उसको कभी भी उसका इंटरेस्ट नहीं होता है। अपने मजबूरी का वो लोग कभी भी इस प्रकार से प्रदर्शन नहीं करते हैं। ऐसे हालत में जो मजदूर जिनके पास पैसा नहीं है उनको हम लोग खाना खिला रहे हैं, और उन्हीं मजदूरों को जब गांव भेजने की बारी आ रही है, जब हम लोग उनको अवसर दे रहे हैं, तब इन मजदूरों से ढेर सारा पैसा वसूला जा रहा है। मोदी जी की सरकार है केंद्र में, इन्होंने इनको ट्रेनें तो जारी कर दी, लेकिन इन ट्रेनों में बैठने के लिए जो भी मजदूर गए थे, चाहे वो नासिक हो, चाहे वो भिवंडी हो, चाहे वो सूरत हो, चाहे वो एर्नाकुलम हो, कोई भी शहर हो, देखिए इस चीज को जरा ठीक से समझिएगा। ऐसा निर्णय हुआ कि जो राज्य सरकारें हैं वो अपने अपने राज्यों से बाहर के राज्यों में गए हुए लोगों की एक लिस्ट बनाएंगे और उस प्रकार से उस लिस्ट के माध्यम से अपने अपने राज्यों के मजदूरों को अपने राज्यों में बुला लेंगे। ऐसा ये निर्णय हुआ था, लेकिन वो जो खर्चा है वो खर्चा उठाएगा कौन, इसके ऊपर बवाल खड़ा हुआ। केंद्र सरकार ने पीएम केयर फंड जो बनाया है, आज तक उसका जो पैसा जमा किया गया है, आपको शायद पता होगा, रतन टाटा ने 1500 करोड़ रुपया पहले दिन ही इस पीएम केयर फंड में जमा किया है। ऐसे कई सारे धनिकों ने, पूंजीपतियों ने अपना जो सीएसआर का पैसा है, जो इनकम टैक्स के लिए यहां देना है उसकी जगह पे यहां दे दिया है। ऐसा कई सारा पैसा बटोर के ये लोग क्या कर रहे हैं उसका हिसाब अब तक नहीं दे रहे हैं, नहीं इसका ऑडिट भी होने वाला है, वो अलग बात है। अभी ये जो अटके हुए मजदूर है वो अपने अपने शहरों से आने के लिए बेकाबू है, और इनको खुद का खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इनको दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं है। कई सारी जगहों पे हमने देखा इनको उनके घर मालिकों ने रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया है। सूरत में हमने एक आदमी का कल इंटरव्यू देखा जो पेपर अहमदाबाद मिरर में छप के आया था, वो ये साफ साफ बोल रहा है कि उसके घर मालिक ने उसको हकाल दिया है, ना उसको रहने के लिए घर है, ना उसको खाने के लिए अनाज है। आज की तारीख में वो उसका परिवार रास्ते पे है। ऐसे लोगों से हमारी केंद्र की सरकार जो खुद को देशभक्त कहती है, हालांकि देश नाम की जो उनकी व्याख्या है उसके ऊपर ही बड़ा सवाल या निशान खड़ा करने की आवश्यकता है। ये सरकार जो देशभक्ति का ढोंग करती है, ढकोसला करती है, नौटंकी करती है, ये सरकार इस देश की संपत्ति का निर्माण करने वाले मजदूरों को, जिनको एक हाथ पे अनाज खिलाने का भी ढोंग कर रही थी, दूसरे हाथ में इन्होंने उसी मजदूरों से हजारों के तादाद में पैसा मांगना शुरू कर दिया। 2 दिन पहले भिवंडी से एक ट्रेन गुजरी है। इस ट्रेन में ऐसा हुआ है कि 60% से भी ज्यादा लोग स्टेशन पे आए जरूर, लेकिन ये लोग अपने अपने घरों में चले गए क्योंकि उनके पास देने के लिए पैसे नहीं थे। और ऐसे में सूरत में भी यही हाल हुआ। सूरत में हजारों मजदूर स्टेशन पे आ गए, उनके पास भी पैसे नहीं थे। पुलिस ने वहां पे लाठी, वहां पे आंसू गैस छोड़े हैं, और वहां पे कई सारे भिड़ंत हुई है पुलिस के साथ। 60-70 लोगों को उन्होंने डिटेन भी किया है। ये दमन के बावजूद लोग अपना जो आक्रोश है वो जाया कर रहे हैं। मोदी जी, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, देश जो है वो आपके मन की बात से नहीं चलता है। देश भारत के संविधान के अंतर्गत चलता है, और इस देश के संविधान ने इस टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी को यह हक दिया है कि आप कहीं भी जाके धंधा करिए और रोजी रोटी कमाइए। इस देश के सभी नागरिकों को
कोई भी जात धर्म का होने दीजिए, कोई भी राज्य में जाके वो मेहनत से, इज्जत से और स्वाभिमान से अपनी रोजी रोटी जी सकता है। इस विषय के ऊपर मैं आऊंगा। ये जब जब आए हैं सड़क पे और जो भिड़ंत हो रही है, ऐसे में कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को हम लोग सच में उनका अभिनंदन करना चाहेंगे कि वो आगे आई है, जिनको हम लोग आज तक विदेशी नागरिक करके कहते कहते आए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी जी के पास अगर पैसा नहीं है, पैसा जरूर, अगर उनके पास नियत नहीं है, उनकी दानत नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी इसका खर्चा उठाएगी। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं, तेजस्वी यादव ने भी कहा है, और ये सभी लोगों ने जब कहा कि भाई आपके पास पैसा नहीं, आपके पास दानत नहीं, आपके पास नियत नहीं, तो हम इसका खर्चा उठाएंगे, तब इन्होंने जाके लज्जा के मारे इन्होंने जाके इन मजदूरों का खर्चा उठाने की शुरुआत की। मैं आज आपके पास इसके लिए आया हूं दोस्तों, कल इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है, केंद्रीय गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कल एक नोटिफिकेशन निकाला है। जब सोनिया जी हरकत में आई तब इन्होंने कहा कि भाई हम लोग इसका खर्चा उठाएंगे। इन्होंने कहा कि भाई 85% जो पैसा है वो केंद्र सरकार भरेगी और 15% पैसा है वो वह राज्यों की सरकारों को भरना है जिन राज्यों के ये मजदूर है, यानी उनका नेटिव प्लेस वहां उन राज्य। उदाहरण के तौर पे झारखंड के कई सारे झारखंडी एकता समाज के लोग हम लोग देखते हैं मुंबई और आसपास के एरिया में बहुत बड़े पैमाने पे है। इनको अगर झारखंड में पहुंचाना है कि वहां की जो सरकार है वो इसका खर्चा उठाएगी 15% और 85% सरकार, केंद्र सरकार इसका खर्चा उठाएगी। ये निर्णय हुआ। हालांकि ये जो निर्णय हुआ उसको अमल में लाने के लिए जो पैसा देना चाहिए वो फिर एक बार पीएम केयर फंड से निकलेगा। फिर जब पीएम केयर फंड की बात आती है तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, फिर ये उनके नियत और दानत की बात चली आती है। तो उन्होंने फिर एक बार उनके जो आरएसएस के शाखाओं में जो मानवता विरोधी जो आईएएस ऑफिसर पले बड़े हैं जिनको खड़ा किया है, इन्होंने फिर एक बार अपना दिमाग चलाया है और उन्होंने यह कहा है कि 15-85 के बारे में 2-3 थियरीज आई है, उनके बारे में जरा गौर फरमाइएगा। 15-85 के बारे में एक थियरी आई है कि ये जो 85% जो देना है केंद्र की तरफ से पैसा, मैं उदाहरण देता हूं, बैंगलोर से एक ट्रेन निकली है जो पटना जा रही है। ये ट्रेन बैंगलोर से पटना जाने के लिए साधारण दिनों में इस ट्रेन को की जो भाड़ा होता है वो 500 रुपया है या 600 रुपया है। लेकिन ये जो ट्रेनें निकली है, स्पेशल ट्रेनें निकली है, इन ट्रेनों में इस प्रकार के जो भाड़े लगाए गए हैं, स्वीकारे गए, उनसे मांगे गए हैं, वो लगभग 1000 रुपए से ज्यादा थे। यानी आप दे रहे हैं मुफ्त का किराया। उदाहरण करिएगा कि जो ट्रेन निकली थी बैंगलोर से पटना जाने के लिए, उसमें 1000 के से भी ज्यादा पैसा, या झारखंड जाने में, रांची वगैरह जाने के लिए 1000 रुपए से ज्यादा पैसा वहां के मजदूरों से लिया गया। अभी फिर सवाल आता है ये सब्सिडी 85% का सब्सिडी है, वो गया कहां पे? तो आपको याद दिलाओ कि रेल मंत्रालय के जो खर्चा होता है, आप कभी उसका टिकट देखिएगा, उसके ऊपर लिखा होता है कि आपका जो टिकट है उस टिकट से भी ज्यादा खर्चा रेल मंत्रालय आपकी यात्रा के लिए करती है। इसका मतलब है कि रेल मंत्रालय या रेल की जो सुविधा है वो प्रॉफिट और लॉस के लिए नहीं है, वो सरकार द्वारा देश की जनता को दी गई एक सुविधा है। सरकार प्रॉफिट और लॉस में नहीं चलती है, टाटा बिरला अदानी अंबानी जैसी। तो सरकार की जो सुविधा है, 57% जो खर्चा है रेल का, वो सरकार अपने खिस्से से खर्चा करती है, वो कुछ भी रिटर्न नहीं आएगा, उसको हम लोग सब्सिडी कहते हैं। तो आम दिनों में, आज की बात नहीं है, कई सारे दिनों से चलता है मामला है। हालांकि ये सब्सिडी लगातार कम होती जा रही है। ये 57% सब्सिडी है। इस 57% सब्सिडी को 85% में ऐड कर दिया है, यानी उसमें 85% से और इसको माइनस करते हैं तो बाकी बचता है 28%। 85 से 57 को आप माइनस कर दें तो बचता है 28%। अभी ये 28% कहां है? ये जो ट्रेनें हैं, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, तो ट्रेन से जब सफर कर रहे हैं तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग भी रखना है। तो ऐसे में जो 3 सीट होती है एक जगह पे, वो 3 न होते हुए वो 2 होगी। ऊपर वाला सीट होगा, बीच वाली सीट नहीं होगी और निचला सीट होगी।
तो ये जो बीच वाली सीट गायब कर दी गई है, इसका मतलब 1/3 सीट पूरे ट्रेनों में नहीं है। वो 28% जो है लॉस हो या उसको निवेश कहिएगा, ये केंद्र सरकार ने की है। इसका मतलब 57% सब्सिडी जो इन ट्रेनों को चलाने के लिए सरकार साधारण दिनों में देती थी, और ये 1/3 सीट जो नहीं दी है या उसका जो खाली गई है, इसको अगर जोड़ते हैं तो ये 85% होता है। अभी ये 85% का मतलब है इन्होंने ये आपको नहीं दिया है, इनको ये देना ही है, अब तक ही देते ही आया है, बस इन्होंने अपना एक इसके साथ नाम जोड़ दिया। इसका मतलब 500 रुपए का टिकट, उसके लिए 1000 रुपया लगाया जा रहा है, लिया जा रहा है, और ये पूरा का पूरा पैसा है जो राज्य सरकार हमसे वसूल रही है। और राज्य सरकार ने, देखिए इसके बारे में हम पर उंगली नहीं उठाएंगे, इसके लिए क्योंकि जीएसटी के चलते आज के तारीख में राज्य सरकारों की जो तिजोरी है वो पूरी तरह से खाली हो चुकी है। कुछ पैसा जरूर है, लेकिन कोरोना जैसी स्थिति के खिलाफ लड़ने के लिए हमें चाहिए था कि देश के प्रधानमंत्री जो जीएसटी हो या पेट्रोल के कई सारे माध्यम से अरबों खरबों करोड़ों रुपया आज के तारीख में जो लोगों से लूट रहे हैं, आम जनता से चूस रहे हैं, ये पैसा राज्य सरकारों को देना उन्हें चाहिए था, वो नहीं दे रहे। रेल की स्थिति में भी हमने ये देखा। दूसरी बात कि 85% का और एक चीज उन्होंने, एक थियरी आई है कि 85% पैसा देने की जो बात हुई, उसके तुरंत बाद कल होम मिनिस्ट्री का एक बयान आया, उसमें उन्होंने कहा कि जो मजदूर लॉकडाउन से ठीक कुछ दिन पहले, अभी कुछ दिन इन्होंने बताया नहीं कब कितने दिन, लेकिन उन्होंने ये कहा कि लॉकडाउन से कुछ दिन पहले जो अपने नेटिव प्लेस से दूर दराज के एरिया में जगह पे गए हैं रोजी रोटी की कमाने के चक्कर में, ऐसे लोगों को ही हम इस ट्रेनों में सफर करने की अनुमति देंगे। और जो नौटंकी 85% की जो कर रहे हैं, वो भी नौटंकी उन्हीं लोगों के ऊपर खर्चा की जाएगी। जैसे कि 22 मार्च को ये लॉकडाउन शुरू हो गया, तो समझो 20 मार्च या 18 मार्च की जो 2-4 दिन का जो फासला है, इन दिनों में ही जो मजदूर अपने गांव से मुंबई हो या अलग अलग शहरों के तरफ आए हुए हैं, ऐसे ही लोगों को वापस लौटने की अनुमति दी जाएगी। और ऐसे लोगों को ही अनुमति दी जाएगी जो लॉकडाउन के चलते अपने अपने घरों में आने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन वो आ नहीं पाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कई सारे टिकट कैंसिल हो चुके हैं, तो ये ट्रेनों के जो टिकट जिन्होंने निकाले थे, उन्हीं को छांट छांट के निकाला जाएगा और उन्हीं को इन ट्रेनों में बैठाया जाएगा, उन्हीं को ट्रेनों से ये पहुंचाया जाएगा। अभी सवाल ये आता है कि मोदी जी हमें हमारे परिजनों से जुड़ने से रोकने वाले होते कौन है? मैं उनके निजी जीवन के ऊपर आक्षेप टिप्पणी नहीं करूंगा, आप सभी जानते हैं उनका निजी जीवन क्या है। देश के प्रधानमंत्री है, एक उच्चतम पद के ऊपर बैठते हैं, लेकिन हमें हमारे परिवार के तरफ जाने से रोकने वाले ये होते कौन है? और एक बात है, ये जो 1585 का जो मामला है, इसमें कल पीयूष गोयल का एक स्टेटमेंट आया था कि 150 करोड़ रेल मंत्रालय ने पैसा जो है वो अपने 13 लाख मजदूरों का एक महीने का सैलरी छांट के काट के इसको जमा करके पीएम केयर फंड में जमा किया है, डाल दिया है। इसका मतलब यह है कि 85% जो ढकोसला नौटंकी जो हो रही है, उसके रिटर्न में ये लोग असली मायने में पैसा भी बटोरना चालू कर दिए हैं। अभी आप इसको भी जरा गौर फरमाइए, ये जो 13 लाख मजदूरों ने अपना एक महीने का जो सैलरी दिया है, वो सैलरी इन मजदूरों की इच्छा के विरुद्ध दिया है। केंद्र सरकार ने एक हाथ में एक जीआर निकाला था, उन्होंने ये कहते हैं कि कोई भी मजदूर को अपने, वो उसका जो मालिक है वो अपना उसका जो सैलरी है वो रोकेगा नहीं, उसको देना पड़ेगा, चाहे वो काम कर रहा हो नहीं कर रहा हो। लेकिन रेल मंत्रालय, सरकारी कर्मचारी, चाहे वो केंद्र के हो राज्य के हो, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए देश की जनता की सेवा करने में लगे हुए हैं। ऐसे में उनको भूखा मारने का ये षड्यंत्र कोशिश हो रही है। 150 करोड़ का जो पैसा है, इन मजदूरों की अनुमति के बगैर ये लिया गया है डायरेक्टली। कल हमने कुछ रेलवे में काम करने वाले हमारे साथियों से बात की, उन्होंने कहा ये हमेशा से इनका ये कार्यक्रम होता है, बिना पूछे ये लोग हमेशा पैसा छीनते हैं। और ये और एक चीज कहते हैं, जिस मजदूर को अपनी सैलरी इस
निधि में कोई ये जो फंड है उसमें जमा नहीं करनी है, वो अंडरटेकिंग लिख के दे या आवेदन लिख के दे, उसका हम लोग आवेदन का विचार करेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर मुझे मेरी सैलरी नहीं देनी है सरकार को, तो मैं आवेदन करूंगा। इसका मतलब एक मजदूर को अपना अगर नाम आगे आता है तो उसको टारगेट करना, उसको आइसोलेट करना, उसको अलग थलग करना, उसको हरास करना, ये सब सरकार कर सकती है। ऐसे तरीके से सरकार ने मजदूरों से, संगठित क्षेत्र के मजदूर, रेल मजदूरों से पैसा लिया है 150 करोड़। हमें अच्छा लगता था अगर पीयूष गोयल अपने खीसे में से जो काला धन या सफेद धन, जो भी धन वो पाए हुए हैं, उन्होंने अगर ये जो भी धन है वो भारतीय जनता पार्टी या उनके जो भी संगठन अलग अलग है उनसे लेते हुए अगर दिया होता तो हमें बहुत ही अच्छी खुशी होती थी। लेकिन मजदूरों से लिया हुआ पैसा मजदूरों को नहीं लौटाया जा रहा है। और ये और एक दूसरा थियरी है दोस्तों, बड़े पैमाने पे आज भी प्रवासी मजदूर अलग अलग राज्यों में अटके हुए हैं। मजदूरों को हमने पालघर जिला में एक देखा कि वो जो ऐप है, वो जो वेबसाइट है, एक तो ऑनलाइन उसको आपको पंजीकरण करना है, आपका नाम और आपके पर जहां पे जाना है वगैरह नाम, ये वेबसाइट बिल्कुल। दूसरे हाथ में जो डॉक्टर है जिनसे आपको सर्टिफिकेट लाना है, वो कई जगह पे 500, 600, 700, 800 रुपया चार्ज कर रहे हैं। बड़ी धांधली इसमें हो रही है। और दूसरी बात, ये जो लोग हैं जो अनपढ़ है, कम शिक्षा पाने वाले मजदूर है, ऐसे सभी के सभी लोग ये इस प्रकार के ऑनलाइन फॉर्म आवेदन वगैरह भरने की स्थिति में नहीं है। एक और जानकारी सुनने में आई है कि ये जो भी मजदूर है, इनको रोकने का जो कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम मालिकों के इशारों के ऊपर किया जा रहा है। मालिकों के कहने से ये हो रहा है कि भाई सभी के सभी मजदूर अगर लौट गए, तब मुंबई हो या कई बड़े सारे शहर है, इनमें इन मालिकों के कारखानों में काम करने के लिए उनको लोग नहीं मिलेंगे। इसके लिए इन मजदूरों को अभी रोकना चाहिए और ये मालिकों को तुरंत उनकी फैक्ट्रियां शुरू करनी चाहिए की कोशिशें है। हम इस बात से जूझ रहे हैं। मैं ये बात कोई नई बात आपसे कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। सभी चीजें हैं कि जो मीडिया, हालांकि गोदी मीडिया इसको नहीं दिखा रही है, सोशल मीडिया है और कई सारे जो अच्छे न्यूज चैनल्स है उसमें ये चीजें आ रही है। इन सभी के माध्यम से हम इस सभी चीजों को लगातार जान रहे हैं। सवाल यह है दोस्तों कि ये जो सरकार है उसका जो वर्ग चरित्र है, किस वर्ग की सेवा कर रही है और किस वर्ग का दमन कर रही है, किस वर्ग का शोषण कर रही है, ये केंद्र सरकार का जो वर्ग चरित्र है वो साफ उभर के आ रहा है। देश के गरीब और मेहनतकश जनता के खिलाफ ये काम कर रही है और देश के चंद मुट्ठी भर 1% अमीर लोगों के हित में ये काम कर रही है। और ये खुद को देशभक्त बोलने वाली सरकार असली में देशद्रोही सरकार है। इस सरकार के ये सभी प्रकार के नौटंकी और ढकोसलों का हम पूरी तरीके से करते हैं, भर्त्सना करते हैं और ये मांग करते हैं कि मजदूरों से ये जो खिलवाड़ सरकार कर रही है, उनको फंसाने का जो कार्यक्रम कर रही है, उसको तुरंत बंद कर दिया जाए। तुरंत सभी के सभी मजदूरों को सम्मान पूर्वक उनके अपने अपने परिजनों के तरफ पहुंचाया जाए और जाते समय उनका ठीक जो टेस्टिंग है वो भी करना चाहिए। और ये जो बीमारी है, शहर के द्वारा गांव में भेजने का भी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। वहां पे गांव में जाने के बाद मजदूरों को ठीक तरह से सम्मानजनक अपने घर के बाहर हो या परिवारजनों के साथ हो रहने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करते हुए सरकार के खर्चे से, केंद्र सरकार के खर्चे से ये सभी प्रकार की सुविधा देनी चाहिए। और गैर जिम्मेदाराना नौटंकी और फूल बरछाओ और ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया जलाओ, ये जो नाटक है वो बंद कर देना चाहिए, ऐसी मांग करते हैं। नहीं तो आने वाले दिनों में, ठीक है आज लॉकडाउन है, हम जनवादी कार्यकर्ता है, हम इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो मोदी जी याद रखिएगा, ये देश एक बड़े ही नाजुक परिस्थिति से गुजर रहा है। ऐसे में इस देश के मेहनतकश जनता के स्वाभिमान को आप ठेस मत पहुंचाइएगा, हम आपको विनती करते हैं और तुरंत मांग करते हैं कि जो भी मजदूर, स्थलांतरित मजदूर, प्रवासी मजदूर जहां जहां पे भी अटके हो, कोई भी राज्य से हो, उनको पहुंचाने का इंतजाम करना चाहिए। और ये 1585 का नाटक बंद करते हुए 100% का जो भी खर्चा है वो पूरी तरह से केंद्र सरकार को उठाना चाहिए।
रेल मजदूरों का जो पैसा आपने एक महीने का सैलरी काटा है वो भी आपको उनको वापस देना चाहिए। और इन सभी मजदूरों को 24 घंटे का सफर है तो 2 वक्त का खाना भी रेल मंत्रालय को देना चाहिए। वहां पे उनको ट्रेनों में चलते वक्त जो भी फैसिलिटी लगती है साधारण दिनों में होती है वो सभी देनी चाहिए। ये आप से देश के तमाम सभी प्रवासी मजदूरों के माध्यम से। दोस्तों, आपने आपका कीमती समय मुझे दिया। कई सारी चीजें थी जो आपको पहले से पता थी, कई सारी चीजें थी जो मैं बताना चाहता था, शायद रह गई होगी। इसी नोट के ऊपर आज हम मेरा लाइव प्रोग्राम समाप्त करता हूं। मैं आपसे इस प्रकार से मिलने की मेरी ये दूसरी कोशिश है। आप सब लोग आए हैं, इसके बाद भी आप लोग इस चीज को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार कार्ल मार्क्स के जन्मदिन की आप सभी को क्रांतिकारक शुभकामनाएं। और कार्ल मार्क्स ने जो कहा है कि इस देश को और दुनिया को हमको कैसे बदलना है, उस विचार को हमको आने वाले दिनों में अन्याय और अत्याचार के खिलाफ की लड़ाई में हमको इस्तेमाल करना है। लाल सलाम, धन्यवाद, इनकलाब जिंदाबाद।